हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। आज हम बात कर रहे हैं किसी व्यूअर के रिक्वेस्ट पर एक फिश फार्मिंग, फिश एंटरप्रेन्योरशिप पर। मेरे इसके पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं, बट वो ज़्यादा थ्योरेटिकल और एक्सटेंसिव नॉलेज के लिए है। वो ज़्यादा वो उन वीडियोस में, ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक अपने स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर, जो जिन्होंने अपना प्लॉट लिया है जिसमें उन्होंने वो पॉन्ड बनाने जा रही हैं और अपनी फिश फार्मिंग शुरू करने जा रही हैं। तो स्टार्टिंग के लिए क्या-क्या पॉइंट्स हैं, एक शॉर्ट वीडियो मैं देना चाहती हूँ जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम, और इनके डिटेल्स भी इस स्लाइड में दिए हुए हैं, और इसके पहले के जो वीडियोस हैं उन को भी उनके थ्रू जा करके आप डिटेल्स नॉलेज फिश फार्मिंग की जान सकते हैं। तो फिश फार्मिंग से शुरू करें। फिश फार्मिंग और फिश कल्चर और एक्वा कल्चर, पानी में जो फ्रेश वाटर की जो कल्चर है, इनलैंड फिश कल्चर जिसको हम कहते हैं, जो हमारी रिहायशी इलाके में जो फिश की कल्चर की जाती है लोकल लेवल पे, अपने फार्म में पॉन्ड लेकर के एक डेफिनेट छोटा या बड़ा फॉर्म जैसा आपकी कैपेसिटी हो, या अपना फॉर्म लेकर के पॉन्ड बना करके अपनी लैंड पर या लीज पर लेकर के जोड़ों को, या जो सूखे कुएं हैं, सॉरी तालाब हैं आसपास में, उनको लीज पर लेकर भी फिश फार्मिंग शुरू की जाती है। तो फिश फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ कमर्शियल ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश जनरली फॉर फूड कंजम्पशन और ऑर्नामेंटल पर्पसेस। अगर एकदम शॉर्ट में कहें तो फिश फार्मिंग वो प्रोसेस है जिसको फिश को कल्चर करना, कमर्शियली व्यावसायिक रूप से फिश को पालना, बड़ा करना, बाजार में बेचना, प्रॉफिट कमाना, और ये इनका मेन पर्पस होता है, चाहे तो फूड कंजम्पशन या फिर ऑर्नामेंटल पर्पसेस, जो घरों में, रेस्टोरेंट में, बहुत जगह आजकल तो फिश गार्डनिंग होने लगी है, फिश गेम्स होने लगे हैं। तो फिश का सिर्फ प्रैक्टिकली पर्पस फीडिंग वाला ही नहीं रह गया है। आप हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा मेजर पर्पस है, क्योंकि फिश रिच इन गुड प्रोटीन है, सुपर फूड की तरह यूज किया जाता है, चाहे जितनी भी कंडीशंस ऊपर हो नीचे हो, एनवायरमेंटल कंडीशंस, हर कंडीशन में ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको ईल्ड देगा ही। प्रॉफिटेबिलिटी इसकी कम ज्यादा हो सकती है, नील नहीं हो सकती है, और डिफरेंट कंडीशंस में बहुत कम चांसेस हैं फिश फार्मिंग एक साथ पूरे फिश बीमार पड़ जाएं और पूरा फार्म, पूरे पॉन्ड के सारे फिश मर जाएं, ऐसा बहुत कम चांसेस हैं। अगर आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करके रखते हैं तो फिशेस को बहुत ज्यादा उनकी लॉन्जिविटी हो सकती है, और लॉन्जिविटी हो सकती है, सॉरी। और साथ साथ अगर थोड़े और मॉनिटरिंग की जाए, थोड़ा और बातों को ध्यान दिया जाए, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश कल्चर्स होते हैं एक्वा कल्चर में। मेनली फिश कल्चर ही होता है, बट कुछ ऑर्थ्रोपोड्स भी होते हैं, स्नेल्स भी होते हैं, मोलस्क भी होते हैं, जो भी पानी में, फाइटो एंड ज़ूओप्लैंक्टन्स भी होते हैं, जो भी पानी, जो हमें हमारी ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं, वो सारे उनकी रियरिंग या उनके प्रोडक्शन को हम एक्वाकल्चर कहते हैं, जिसका मेन सोर्स है फिश फार्मिंग। कहीं कहीं पर फिश फार्मिंग को सिनोनिम ऑफ एक्वाकल्चर की तरह भी यूज किया जाता है। फिश फार्मिंग के यूजेस में सबसे बड़ी चीज ये कि ये स्मॉल स्केल से लेकर के वास्ट स्केल तक कर सकते हैं। ये अपना बिजनेस, अपना व्यापार करने का बहुत अच्छा सोर्स है, तरीका है, जरिया है। और ये सुपर फूड की तरह इसको हम, जैसे मैंने बताया, यूज किया जाता है। प्रोटीन रिच होता है, ओमेगा 3 जो गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से नॉन वेजिटेरियंस के लिए और जो दूसरे जो नॉन वेज फूड हैं, उनकी तुलना में फिश को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बहुत तरह के इसमें और भी फायदे हैं, ब्रेन के लिए, आईज के लिए, सब इन सब चीजों के लिए ये बहुत फायदेमंद माना जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश फार्मिंग इज सो एविडेंट। फिश फार्मिंग हेल्प्स मीट फिश रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फिश से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको आप कॉड लिवर ऑयल के बारे में आपने सुना होगा। फिश के डिफरेंट पार्ट से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जनरली, उनसे भी फिर फिश फीडिंग या कैटल फीड्स बनाए जा सकते हैं। तो और भी फिश रिलेटेड, फिश की फार्मिंग, फिश इडिबल तो फिशेस होते ही हैं, इसके अलावा भी कई पर्पसेस में हेल्प करते हैं। नाउ
Overall, aquaculture may be brackish water aquaculture and freshwater aquaculture. Inland fish farming या inland aquaculture को हम दो important भाग में बांट सकते हैं. Freshwater aquaculture, saline, बल्कि 3 भाग में. saline aquaculture जो खाली मेरीन नहीं हो, बहुत बार inland में भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ का वाटर थोड़ा सैलिनिटी उसमें ज्यादा होती है, एसिडिटी ज्यादा होती है, तो वैसे पॉन्ड्स में भी फिश कल्चर किया जा सकता है, एक्वाकल्चर किया जा सकता है. और ब्रैकिश वाटर इज द मिक्सचर ऑफ द टू टाइप्स, सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर को मिला करके उनका भी अलग टाइप ऑफ फिशेज उनमें एक्वाकल्चर किए जा सकते हैं. सो द टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग इन इंडिया is done with the freshwater fishes such as katla, magur, rohu, carp. इसके अलावा बेसिकली जो फिश फार्मिंग के लिए जो फिशेस यूज किए जाते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं. आईएमसी, इंडियन मेजर कार्प, जिसमें आता है रोहू, कतला, मृगाल एक्सेट्रा. जबकि पर आईएमसी के लिए आपको कम से कम 1 हेक्टेयर का पॉन्ड होना चाहिए, 1 हेक्टेयर है उससे ज्यादा. लोअर छोटे लेवल पे अगर आप फिश फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं 1 एकड़ और 100 से, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप कैट फिशेस को इम्पोर्टेंस दीजिए. कैट फिशेस सबसे ज्यादा काम में आते हैं, जिसमें भी सबसे ज्यादा यूज होता है फिश फार्मिंग के लिए. सबसे प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग किया जाता है तिलापिया का. तिलापिया की बहुत सारी प्रजाति जानी जाती हैं, जिनमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं. गिफ्ट तिलापिया, मोनोसेक्स तिलापिया, मोनोसेक्स यूजुअली मेल या फीमेल की फार्मिंग की जाए, एंड देयर आर नाइल तिलापिया एंड सर्टेन अदर फॉर्म्स, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता है मोनोसेक्स एंड गिफ्ट तिलापिया. और ये तिलापिया का फार्मिंग बहुत अच्छा होता है शुरुआत करने के लिए. इनमें फिर एडिबल पार्ट बहुत होता है, हेल्दी बहुत होता है, चीप होता है रोहू और कतला की जगह पे, और आप छोटे कम जगह और कम पानी में तिलापिया की फार्मिंग की जा सकती है. इसके अलावा ये बहुत सारे फिशेज हैं, ये श्रिम्प्स हैं, और ये एक्वापोनिक सिस्टम है फिश फार्मिंग का, ये हम अलग से बात करेंगे. सो दिस इज द बेसिक नीड फॉर फिश फार्मिंग. ये फिश फार्मिंग के लिए सब जो जरूरी चीजें हैं, फिश फीड लगेगा, फिश मील लगेगा, फिश के बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिश के फिलेट्स बना के बेचते हैं, फिश की प्रोसेसिंग होती है, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एंड फिश ऑयल कैप्सूल्स. ये सारी चीजें फिश फार्मिंग के लिए सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. देन इन्वेस्टिंग जस्ट 25,000 से फार्मर शुरू कर सकते हैं. फिश का कल्चरिंग कई तरह से किया जा सकता है, मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर. इनके इम्पोर्टेंट, दीज आर सर्टेन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दैट यू शुड नो अबाउट द फिश फार्मिंग. क्यों करना चाहिए? क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा फिश का मार्केट है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, 3rd लार्जेस्ट, कहीं कहीं पे तो 2nd लार्जेस्ट भी कहा गया है. सो द फैक्ट्स एंड फिगर्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर. इन फिश फार्मिंग मुख्य रूप से 3 तरह से हो सकती है: पॉन्ड फिश फार्मिंग, ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग, देन इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग. खाली फिश, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिश को लेकर के चलें, दैट इज कॉल्ड एज मोनोकल्चर. एक से ज्यादा तरह के फिशेस को की फार्मिंग की जाए, वो भी बहुत बार हेल्पफुल होता है कई तरीकों से, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीकल्चर फिश फार्मिंग. और इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, ये अनुपूरक मछली व्यवसाय, ये एक बहुत अच्छा फिश का व्यवसाय जिसमें एक से ज्यादा तरीके के फिशेस को लेकर के चलते हैं, और साथ साथ ये फिश की फार्मिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी, क्योंकि फिश की जो फार्मिंग है, अभी हम देखेंगे उनके स्टेप्स में, पानी जो बहुत बार पानी बदलना होता है, मैक्सिमम 2 मंथ्स के इंटरवल पे पानी को चेंज करना होता है. तो जो पानी है, पानी भी का भी कमी भी एक बहुत बड़ा वजह है हमारे यहाँ, क्या अब तो पूरी दुनिया में होता चला जा रहा है. तो जो पानी वेस्ट की तरह या चेंज करने के समय रिसाइकिल करने के लिए निकाला जाता है, उस पानी से दूसरी चीजों की कल्चर किया जा सकता है, खेती की जा सकती है, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स,
बैम्बू स्टिक, ड्रम स्टिक, ये सारी चीज़ों की खेती की जा सकती है। तो उस तरह की फार्मिंग को इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कहते हैं। एनिमल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट गेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली रीसाइक्ल्ड एंड कंज्यूम्ड बाय फिश। तो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का 2 मतलब होता है, या तो आप एक से ज़्यादा तरह के फिशेज़ को रखिए, जिसमें कि मुख्य रूप से ये थ्योरेटिकली ये 6 स्पीशीज़ कतला, रोहू, मृगाल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, दीज आर मेनली द आईएमसीज, मेजर कार्प्स हैं, जिनके लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। इनको किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना चाहिए इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के लिए, ये प्रोपोर्शन यहाँ थ्योरेटिकल दिया गया है। देन पॉन्ड फिश फार्मिंग को सबसे अच्छा फिश फार्मिंग सिस्टम इंडियन सिस्टम के लिए माना जाता है, जिसमें कि आपके पास एक पॉन्ड है, कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो उसमें केज सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। केज सिस्टम मतलब छोटे-छोटे भागों में बाँट के पॉन्ड को थ्रू द इस तरह के, ये दिस इज द केज सिस्टम, इस तरह के छोटे-छोटे केज बना करके बहुत एडवाइजेबल होती है ऐसी फिश फार्मिंग, जिसमें कि जितना आपका लैंड है, जो एरिया है पॉन्ड का, उसको डिवाइड कीजिए। 2% सॉरी 5% होता है नर्सरी एरिया, फिर करीब 20% होता है ब्रीडिंग एरिया, जिसमें ब्रीड कराइए। 50% मस्ट बी फॉर द बायोमास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मेन आपका पार्ट है फिश फार्मिंग का, वो आप बायोमास ग्रोथ के लिए एक सर्टेन एज तक, सर्टेन वेट तक ग्रो करा करके आप सीधा पॉन्ड में छोड़ सकते हैं। तो ये है केज सिस्टम, जिसमें छोटे-छोटे केज बना करके इन केजेस में पहले फिश सीड्स या फिंगरलिंग्स को डालते हैं, उनको एक सर्टेन साइज तक ग्रो कराते हैं, फिर उसके बाद उनको आइसोलेट करते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट साइज के बेसिस पर, और जो अच्छी खासी जिनकी करीब-करीब 200 से 250 ग्राम जब वेट हो जाता है, तो उनके प्रेडेटर्स से नुकसान होने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं, तो उनको डायरेक्ट पॉन्ड में छोड़ सकते हैं। सो दैट इज़ द केज सिस्टम, पॉन्ड सिस्टम, देन बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग होता है, जिसमें कि इस तरह के बायोफ्लॉक्स बना करके, एक्चुअली बायोफ्लॉक का मतलब होता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्वाकल्चर टेक्निक बेस्ड ऑन इन सितु माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन। बायोफ्लॉक में जो वेस्ट फिश के बनते हैं, उनको भी कलेक्ट कर लिया जाता है, उनसे फिर फिश का ही फूड तैयार किया जाता है। सस्पेंडेड ग्रोथ इन पॉन्ड्स, टैंक्स व्हिच इज द एग्रीगेट ऑफ लिविंग एंड डेड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, फाइटोप्लैंक्टन, बैक्टीरिया एंड ग्रेजर्स, इनको यूज करके बायोफ्लॉक मतलब बायोलॉजिकल फूड भी बनाते हैं। इस तरह के चेम्बर्स बनाते हैं, जिनमें कि पेपर्स, स्पेसिफिक टाइप ऑफ टारपोलिन या 500 माइक्रोन के पेपर्स यूज करके ऊपर नीचे से कवर करके एक केज की तरह का, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ केज सिस्टम, जिसमें कि वेस्ट को भी रिस्ट्रक्चर किया जाता है, दैट इज द बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। सो दीज आर द केज सिस्टम, पॉन्ड सिस्टम, classic fry farming, integrated recycling system. These we have seen the type of pisciculture, monoculture, polyculture, मोनोसेक्स कल्चर, जिसमें जो ज्यादातर तिलापिया में किया जाता है, मेल या फीमेल को कल्चर करना, दैट इज द मोनोसेक्स सिस्टम। एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ the fish farm methods. This is the bioflak fish farming, integrated rice and fish farming, then cage culture, and this is the pond system. ये है सबसे ज्यादा यूज होता है। और इस पॉन्ड सिस्टम के बारे में, इनका कंस्ट्रक्शन के बारे में हम आगे किस स्लाइड्स में देखेंगे। नाउ दिस इज द सेटअप ऑफ फिश पॉन्ड्स। ये फिश पॉन्ड्स के बारे में डिटेल्स हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिश फार्मिंग एक्सटेंसिव मेथड में शॉर्ट लेवल पे कर सकते हैं। जो पॉन्ड अवेलेबल है उसमें फोटोसिंथेसिस से ग्रो करा के सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम अपने आप पॉन्ड में फिशेस को ग्रो कराएं, और ये स्मॉल स्केल पर ही होगा डेफिनेटली, विच इज इंटेंसिव, जिसमें एक्सटर्नल फूड सप्लाई करके फ्राइंग, इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग सिस्टम एक तरीका है फ्राई, इसमें फ्राई या जो फिश सीड्स की फार्मिंग होती है, और उसके बाद केज सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे फार्मिंग की जाती है। ये फिश एक पॉन्ड को बनाने का कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जिनको हम थियोरेटिकली यहाँ पे बता रहे हैं। डिटेल्स के लिए अलग आपको वीडियो देखना होगा। कुछ इस तरह के जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ फिशेस स्केप कर सकते हैं, फिश मील ड्रग्स एंड केमिकल्स इन पे इफेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर, यहाँ पे ये मेनली देखने वाली चीज है। जो आप पॉन्ड सिस्टम में अगर हम अपनाएं, तो ऐसे पॉन्ड्स बनाएं जो कम से कम 6 फीट जिनकी गहराई हो, इनके स्लोप्स इस तरह के बने हो कि पानी स्केप
नहीं कर सके, ज़्यादा स्लोपी ज़मीन नहीं हो, फ्लडेड एरिया नहीं हो, कम पोल्यूटेड एरिया हो और ऐसे एरिया हो जो मार्केट के आसपास हो, ताकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कम से कम खर्च आ सके और ये पानी को जो एक्सचेंज करेंगे इसके लिए इंटीग्रेटेड रिसाइक्लिंग सिस्टम किया जाए, जैसे जिसके लिए ज़रूरी होता है ये वाटर सप्लाई इनलेट है और ये है आउटलेट। उसके बाद अंदर की तरफ स्लोप होने से पर्कोलेशन पानी का कम से कम हो सकता है। सो दिस इज़ द अब ये एक-एक वीडियो अलग लग जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट में देख रहे हैं कि फिश फार्मिंग के लिए अब हम यहाँ पे 6 स्टेप्स में देख लेते हैं कि कैसे-कैसे हम फिश की फार्मिंग के लिए वेरी शॉर्ट में क्या-क्या पॉइंट्स अपना सकते हैं। तो सबसे पहला है डिसाइड ऑन कैपिटल, दैट इज़ द प्लानिंग। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, पहले प्लानिंग कीजिए। अगर आप एक स्थापित व्यवसाय की तरह इस फिश फार्मिंग को मत्स्य व्यापार को अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कैपिटल डिसाइड कीजिए जिसका कि आपको बहुत आजकल सरकार ने पीएमएमएसवाई जो प्रधानमंत्री मत्स्य सेवा योजना एक आई है, उसके अलावा एनएफडीबी है, उसके अलावा एफआईडी है, आईआईडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल एरियाज हैं। ये बहुत सारे आपको लोन्स एंड सब्सिडी के लिए आपको मिल सकते हैं, बट आपको अपने अपने लिए तो एक प्लानिंग तो करनी ही होगी कि आपको कितना इन्वेस्ट करके अपना बिज़नेस को शुरू करना है। तो 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 10 लाख की पूँजी आपके पास होनी चाहिए और 1 एकड़ से शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 5 लाख की पूँजी। अपने हाथ में 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है रखनी। एक तो आपकी पूँजी, आपके पास जितना अवेलेबल है पॉन्ड की लंबाई चौड़ाई या पॉन्ड का एरिया, उसके बेसिस पर आपकी प्लानिंग अगर 1 हेक्टेयर की है तो उसमें आप उसको 2-3 भाग में बाँट करके आईएमसी, इंडियन मेजर कार्प और कैटफिशेज़ भी कर सकते हैं। एएमसी तो दैट इज़ एशियन मेजर कार्प का यूज़ करना, सिल्वर फिश वगैरह, वो बहुत बड़े स्केल पर ही हो सकता है। तो अभी हम उसकी बात नहीं करें, वो कम से कम 4 हेक्टेयर से ही एएमसी फिशेज़ की फार्मिंग सजेस्टेबल है। हम आईएमसी और कैटफिशेज़ मेनली कैटफिशेज़ से शुरू करें। अगर हम 1 एकड़ की ज़मीन पॉन्ड बनाते हैं तो उसमें आप कम से कम 4 टू 5 लैक्स आपके पास होना चाहिए, जिसका डिवीज़न इस तरह से हो सकता है, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन करीब 1.5 लाख, ट्रीटमेंट कॉस्ट जो पानी को जो आप उसमें डालेंगे उसको पहले ट्रीट करना होता है, उसमें चूना, गोबर, रॉक सॉल्ट, स्पेशल टाइप ऑफ क्ले, ये सब में करीब 5,000 लगेंगे। फिश फिंगर आपको 1 एकड़ में आप मैक्सिमम 2,000 तक फिश सीड अच्छी साइज के डाल सकते हैं और उनको एक फिश का खाना करीब-करीब 2 केजी से ज़्यादा लगता है। तो इसमें हम अभी आगे देखेंगे, इसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इनमें करीब, अगर अभी हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो करीब-करीब 1 एकड़ में 1,400 से 2,000 फिश सीड के फूड में मिनिमम 65,000 का खर्च होगा और उसके बाद फिंगरलिंग्स खरीदने का, एक फिंगरलिंग कम से कम आपको 1,400 से 2,000 डालने होंगे और अच्छे साइज़ का फिंगरलिंग्स या फिश फ्राई, तो जीरा जिसको कहते हैं, वो बहुत छोटा अगर आप 1-2 इंच वाला लेते हैं तो उसमें मोर्टेलिटी रेट 30-40% जा सकता है। अगर आप थोड़ा बड़ा 25 ग्राम के आसपास का एक फिश सीड या फिंगरलिंग लेते हैं, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट 10% तक रिड्यूस हो सकता है। 2,000 अगर आप लेंगे तो उसमें आप 1,700-1,800 बड़े फिश ग्रो करा सकते हैं। तो इसलिए थोड़े साइज़ का अगर लेंगे तो करीब 65,000 आपका फिश फिंगरलिंग या फिश सीड लेने में खर्च होगा और एवरेज 1.5 केजी पर फिश इन 1 क्रॉप लगता है, जिसमें करीब-करीब खर्च आएगा 2 लाख का। उसके बाद मिसलेनियस खर्चे 50,000 और रख लीजिए, तो ओवरऑल 4 टू 5 लैक्स की मिनिमम कैपिटल लेकर के आपको चलना होगा 1 एकड़ की फिश फार्मिंग के लिए। और इसके साथ-साथ कम से कम 2 साल आपको बहुत पेशेंसली रहना होगा, क्योंकि ये जो फिश कंस्ट्रक्शन है, ये वन टाइम कॉस्ट है, बट ये नहीं है कि एक क्रॉप लेने के बाद आप इमीडिएटली उसमें दूसरा क्रॉप के लिए
शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, उस पॉन्ड को सुखाना होगा, उसको ड्राई करना होगा, उसको इतना ड्राई करना होगा कि उसमें दरारें पड़ें, ताकि उस सॉइल का एयरेशन हो सके, सन रेज़ जा करके उसमें ऑक्सीजनेशन कर सकें। उसके बाद ऊपर 4 टू 5 इंच का जो मृदा या गाद जमा हो जाता है, फिश का वेस्ट, फिश के फीकल मैटर्स, फिश का एक्सेस फूड, वो सब उसको हटाना होता है। तो ये सारे खर्चे आते हैं फिश पॉन्ड होने पर भी, बट कंपैरेटिवली कम आते हैं। तो पहला 2 साल पेशेंटली फिश को के बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने में आपको लगाना होगा। प्रॉफिटेबिलिटी आप 2 साल के बाद अगर उस पर ज़्यादा एम्फसाइज़ करना शुरू करें, तो आपके बिज़नेस की लॉन्जेविटी के लिए आपका बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए। और अभी तो मैंने जब देखा तो ऐसे भी एग्जांपल्स मिले हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में कोरोना पीरियड में शुरू किया है 4 बीघा से, और आज उनके पास 4 पॉइंट से शुरू किया उन्होंने 4 बीघा में, और अब उनके पास 35 पॉइंट तक ये डेवलप कर चुके हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर चुके हैं। क्रोर्स में उनका टर्नओवर होने लग गया है विद इन 3 इयर्स। 2019 में उन्होंने शुरू किया है, 2023 तो अभी शुरू ही हुआ है। तो इसलिए इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिज़नेस ऑफ कोर्स, बट पेशेंस की ज़रूरत होती है। नाउ टाइप्स वी हैव सीन, costing we have seen, finally prepare a well defined DPR, detailed project report आपको बनाना होगा by an authentic CA से बनवाइए। तो पूरा उसके लाइसेंसिंग, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक्टिविटीज हैं, अगर आपका अपना प्लॉट है, अपना पॉन्ड है, तो उसके पेपर वर्क करना होगा। तो ये कैपिटल डिसीजन और DPR हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। देन कम्स द एक्सप्लोर लोन्स एंड स्कीम्स फॉर फिश फार्मिंग। अगर आप के पास कैपिटल है तो सही है, नहीं है तो अभी फिलहाल 2021 के पहले 5 ईयर प्लान में ब्लू रिवॉल्यूशन चला था, जिसमें बहुत पैसे खर्च किए थे सरकार ने, और 2021 में वो ब्लू रिवॉल्यूशन ब्लू नीली क्रांति वाला जो योजना है वो ओवर हो चुका है। पर 2020 से 2025 तक का जो प्लानिंग है, प्रधानमंत्री मत्स्य सेवा योजना, उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट्स हैं, सब्सिडी की भी और लोन के भी प्रोविजंस हैं। सब्सिडी और लोन में डिफरेंस आप समझते होंगे। सब्सिडी वो पैसा है जो मिलने के पहले बहुत सारे कंडीशंस हैं आपको, बट ये लौटाना नहीं पड़ता है। और लोन वो है जो इंटरेस्ट के साथ आपको रीपे करना होता है, इंटरेस्ट रेट्स वेरी करते हैं। और ये चीज भी 20,000 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य सेवा योजना है, जिसको स्टेट और सेंटर मिल करके चलाते हैं, जिसमें करीब करीब 50-50% भी है, कहीं कहीं ये स्टेट और सेंटर के अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है, और स्टेट के बहुत सारे अपने कंडीशंस भी हैं। तो टॉप 4 गवर्नमेंट फिश फार्मिंग स्कीम्स इन इंडिया, पहला तो है PMMSY का स्कीम है, फिर SBI का एक बहुत अच्छा स्कीम चल रहा है। इसके अलावा NFD नेशनल NFDB नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड से भी बहुत सारे असिस्टेंस देती है। बहुत तरह, ये इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मत्स्य डिपार्टमेंट अब है ही, ये मस्ट है। तो 1 पॉइंट जहाँ पे पहले तो आप लोन एंड सब्सिडी के लिए ये डिसाइड कीजिए टॉप 4 गवर्नमेंट फिश फार्मिंग स्कीम्स जो हैं। पहला है फिश फार्मिंग, हाउ टू टेक लोन फ्रॉम बैंक, how to take subsidy for fish farming. 60% subsidy will be given to government for prawn farming, aquaculture में prawn farming या shrimp farming में एक बहुत important रोल करता है। मत्स्य संपदा योजना, that is PM मत्स्य, प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, it is जिसमें 60% सब्सिडी मिलती है फॉर फिश फार्मिंग स्पेसिफिकली। ये आप इसमें जाइए, वेबसाइट पे जाइए, IID का वेबसाइट है www.iid.org.in। इस पे जाकर के आप कंडीशंस देखिए। हर स्टेट में बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में मत्स्य डिपार्टमेंट अब एस्टैब्लिश हो चुके हैं, वहां पे सिंगल पॉइंट कांटेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, ये पहले हम योजना के बारे में देख लें, PMMY। देन SBI लोन दे रहा है आजकल, एक्सिस बैंक
का मच लोन है। इसके अलावा जो एजेंसीज हैं, अब इन एजेंसीज डिटेल में इनका इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बार जरूर एडवाइस करूंगी कि मेरा जो पिछला एंटरप्रेन्योरशिप का जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है वीडियो का, वो जरूर देखिए अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये हो गया आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कितना अमाउंट मिनिमम होना चाहिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देने की है कि यूजुअली जो लोन्स एंड सब्सिडीज मिल रहे हैं वो जनरल के लिए हैं 40%, जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं 60%, जिनमें विमेन भी आती हैं। रिजर्व कैटेगरी तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे जो बहुत ही अति पिछड़ा वर्ग जो एससी में आते हैं उनके लिए करीब करीब 100% सब्सिडी वाली भी योजनाएं हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है कि एक बार लेके बैठ जाइए या फिर से उसको लेके उसको यूटिलाइज कीजिए, अपना काम व्यापार आगे बढ़ाइए और फिर से अप्लाई कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात लोन एंड सब्सिडी में ये जानने की है कि अगर आपका अपना पॉन्ड है तो सब्सिडी आपको लैंड के लिए या पॉन्ड के लिए कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, बल्कि इसलिए ज्यादा एडवाइजेबल ये है कि लीज पर लीजिए पॉन्ड को, जो सूखे तालाब हैं, सूखे एरियाज हैं, क्योंकि फिश फार्मिंग के लिए किसी भी तरह के एरिया में जहाँ जो बंजर जमीन है वहां पर भी आप पॉन्ड बना करके बस पानी का सिस्टम, अगर आप पानी सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं बोरवेल कुओं आदि से, तो आप उसमें फिश फार्मिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो और इसके लिए जो आपको 60% सब्सिडी मिल सकती है, 60 to 70% अगर आप लीज पर लेते हैं, बट लीज का मिनिमम टाइम पीरियड 10 years होना चाहिए। So this is the PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके डिटेल्स हैं ये जिसमें सेंट्रली स्पॉन्ड दो मुख्य भाग में, ये 20,000 करोड़ की योजना है जिसको दो मुख्य भाग में बांट सकते हैं। एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट CSS, जिसमें 18,000 से ज्यादा करोड़ का है, और सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट, सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट CS कंपोनेंट में 1720 करोड़ है। इसके अलावा 7,500 करोड़ का एक FFD की भी योजना है, फिशरी FDF फिशरी फार्म डेवलपिंग योजना, उसमें 7500 करोड़ की योजना भी है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड CSS में सेंट्रल शेयर इतना करोड़ है, स्टेट शेयर इतना करोड़ है, और बेनिफिशियरी शेयर इतना करोड़ है। उसके बाद ये 3 ब्रॉड हेडिंग्स में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजनाओं को बांट सकते हैं। एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट हार्वेस्ट, फिशरी मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी नेटवर्क। तो ये आपके डिटेल्स हो गए आपके लोन एंड सब्सिडियरी के बारे में, सब्सिडी के बारे में। Then comes the step 3, that is perform market research for demand, supply and completion analysis। ये फिर आपका एक मार्केट सर्वे वाला पार्ट है जिसको कि आपको थियोरिटिकल, इकोनॉमिकल लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल, बिजनेस लेवल, ये सारे लेवल पे जाइए और उसके बाद आइए मेनली आप अपने मेन पॉइंट पर, दैट इज फिश फार्मिंग ट्रेनिंग। अच्छा, ये एक और भी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोन सब्सिडी के लिए जाते हैं तो ये फिश फार्मिंग पे कोई भी ट्रेनिंग, ये यूजुअली आजकल बहुत सारे जहां भी फार्मिंग हो रही है, हर किसान जिन्होंने लाइसेंसिंग कराई हुई है, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो 3 से 7 दिन की ट्रेनिंग बहुत सारे फार्मर्स बिना किसी पैसे के निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं और सर्टिफिकेशन भी करते हैं। अदरवाइज ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स कुछ नॉमिनल चार्जेस करके भी देते हैं। तो अगर आपके पास, अगर आप लोन या सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जरूरी है। तो वो तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, पर एक ट्रेनिंग आप ले करके काम करेंगे तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहां पर जाकर के आप इंस्पेक्टर रैंक के फिशरी ऑफिसर से मिलें और वो आपको ये सारे एरियाज में ट्रेनिंग का सारा RS सिस्टम है और भी बहुत तरह के ट्रेनिंग्स हैं, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। देन स्टेप 5 है आइडेंटिफाई लोकेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्केल। अब इस जो 5th and 6th
जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स तो आप यहाँ पे जाइए, प्रॉफिट लॉस एनालिसिस कीजिए, डायरेक्ट कंज्यूमर को अटेम्प्ट कीजिए। ये मैं थोड़े शॉर्ट में आपको समझा दे रही हूँ, इनके मेन पॉइंट्स इन दो। आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो क्या-क्या होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। सबसे पहले जब आप फिश का पॉन्ड सिलेक्शन कीजिए तो सबसे पहले फिश की डिगिंग करानी है आपको। वो मैनुअल डिगिंग करा सकते हैं, जेसीबी से करा सकते हैं, ट्रैक्टर से करा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ट्रैक्टर से डिगिंग कराना, खुदाई कराना, ताकि जेसीबी के डिगिंग में परकोलेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सॉइल के नीचे जो क्ले है वो उस पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि परकोलेशन कम से कम हो सके। इसमें आप केज सिस्टम अगर करते हैं या बायोफ्लॉक सिस्टम कर सकते हैं, तो इस तरह से पूरे पॉन्ड को भी आप कवर कर दे सकते हैं। डिफरेंट बायोफ्लॉक सिस्टम पर या केज सिस्टम पर हम अलग से वीडियो अगर आपको चाहिए तो बना सकते हैं, जिसमें पूरे पॉन्ड को पेपर से कवर किया जा सकता है, ताकि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का मछली आपको मिल सके। ये केज उसके बाद इसमें पहले खुदाई कर लिए। खुदाई करने के बाद उस पॉन्ड को थोड़ा पानी डाल करके सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। 48 घंटे से ज़्यादा, 48 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक सूखने के लिए छोड़िए। इतना छोड़ा जाता है, और मार्च का महीना सबसे उत्तम माना जाता है फिश फार्मिंग बिगिन करने के लिए, ताकि 6 से 7 महीने का जो नॉर्मल टर्न टाइम है फर्स्ट क्रॉप अवेल करने का, वो अभी जो चल रहा है महीना, सितंबर तक आपको अच्छी ग्रोथ फिश की फर्स्ट क्रॉप आप ले सकें। यूजुअली अच्छी से अगर फार्मिंग की जाए, केज सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए और लार्ज लेवल पे, तो एक साल में 2 से 3 क्रॉप भी अवेल किया जा सकता है। 4-5 महीने में भी 1 क्रॉप निकाला जा सकता है। तो हम सिस्टम की बात कर रहे थे, पहले उसको 48 से 72 घंटे छोड़ने के बाद उसमें एक ट्रेलर गोबर यूजुअली डाला जाता है, 1 ट्रेलर भर करके, 1 एकड़ अगर आपका पॉन्ड का डायमेंशन है तो। 1 ट्रेलर गोबर डालने के बाद उसको फिर से 48 से 72 घंटे छोड़ करके ड्राई होने दिया जाता है। उसके बाद पानी जो आप डालने जा रहे हैं, उस पानी को ट्रीट करने के लिए उसमें चूना मिलाते हैं, रॉक सॉल्ट मिलाते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट से ट्रीट करके पानी को 1 एकड़ के पॉन्ड में 20,000 लीटर पानी आराम से आ सकता है। पानी को 6 फीट गहराई ज़रूर होनी चाहिए, ताकि पानी ओवरफ्लो नहीं कर जाए अगर बरसात का सीज़न आ जाए तो यूजुअली हम पहले भी देख चुके हैं कि नॉन फ्लडेड एरिया होना चाहिए। उसमें पानी डाल करके गोबर जब सूख जाए तो उसके बाद पानी डाल करके फिर 48 घंटे के लिए, पहले उसकी अल्कलिनिटी को मेंटेन करने के लिए चूना डालते हैं, जिससे 7 से 8 पीएच से ज़्यादा पीएच नहीं होना चाहिए, सो दैट टू अवॉइड द एसिडिटी कंडीशन। उसके लिए लाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो अल्कलिनिटी मेंटेन करता है। फिर उसको 48 घंटे के लिए स्टैग्नेंट, मतलब स्थिर बिना पानी को हिलाए छोड़ते हैं, ताकि पानी के ऊपर के लेयर पे जो हरापन हल्का आता है, दैट इज वो साइन है फाइटोप्लैंक्टन्स के ग्रो कर जाने का। तो वो हो जाए, उसके बाद उस पानी में फिश सीड हम पहले ही देख चुके हैं कि फिश टाइप्स क्या-क्या लेने हैं। उनके लेंथ उनको फिश सीड ट्रांसपोर्ट ही करके लाइएगा आप। तो उसका मुँह खोल करके कंटेनर का, उसका टेम्परेचर को बराबर किया जाता है पॉन्ड के वाटर के टेम्परेचर से, ताकि फिश को फ़ेमिलियर एनवायरनमेंट मिले जब आप फिश को ट्रांसफ़र करें तो। फिर उसको नेट में लेकर के या मग से ट्रांसफ़र करें। उसके बाद उसकी फिश फीड पे ध्यान दिया जाता है। फिश फीड 2 नेचुरल भी हो सकते हैं, जिनमें कि बायोटिक फीड भी होता है, जो जीवित चीज़ें हैं, अर्थवर्म है, डेफनिया है, क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, ज़ूप्लैंक्टन है। इसके अलावा सरसों की खली है, चोकर है, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें नेचुरल फूड हो गया। बट जो फिश सीड, जो फिंगरलिंग्स जब डालते हैं शुरू-शुरू में, तो हमेशा ज़्यादा कोशिश ये किया जाए कि मार्केट से रेडीमेड फूड लिया जाए, जिसको आर्टिफिशियली फॉर्म्ड फूड होता है, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत मेजर्ड रहते हैं। 25 मिलीग्राम के पेलेट्स होते हैं, जो फिश के लिए के न्यूट्रिएंट, उनको सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराते हैं। तो वैसा फिश फीड दिया जाए। उसके बाद फिश फीड दे करके उसके पानी को
समय-समय पर उसमें अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एयरेशन ऑफ वाटर। पानी में हलचल होती रहनी चाहिए, जिसके लिए हमने पहले भी देखा था, आउटलेट एंड इनलेट पानी में होना चाहिए, ये तो आपके थ्योरेटिकल फैक्ट्स हैं। यहाँ पे पॉन्ड सिस्टम में इनलेट से पानी अंदर जा रहा है और आउटलेट से जो पानी बाहर जा रहा है, क्योंकि पानी को रेगुलर इंटरवल्स में निकालते रहना होगा, चेंज करना होगा पानी, और ये जो बाहर जा रहा है इससे आप रिसाइक्लिंग कर सकते हैं। इस पानी ये बहुत ही फर्टाइल एग्रीकल्चर के लिए होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, इसमें फिश के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फीकल मैटर्स हैं। तो ऑफ कोर्स ये फिश के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमोनिया और नाइट्रेट के गैसेस वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो फिश के ऑक्सीजन सप्लाई को कम करते हैं। और फिश की अच्छी ग्रोथ के लिए उसको मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। फिश की अच्छी ग्रोथ के लिए एयरेशन के सिस्टम्स होते हैं, जिनमें कि एयरेटर्स डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर 20 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। एयरेशन ऑक्सीजन का मेज़रमेंट अच्छा होना चाहिए फिश के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। व्हेन डिज़ाइनिंग अ फिश पॉन्ड, these are the points where you should consider. Topsoil not to be used in contains organic material. Topsoil नहीं use करना चाहिए, organic material में काफी होता है। तो these are certain points. In point, common mistakes: too little water flow, stocking too many fish, using low quality feed, poor aeration. Aeration is another very important point. पानी में एयर बॉल से जो 10 से 12 एयर बॉल 1 एकड़ के लिए काफी होते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई करके एयर बॉल्स के जाल बिछाए जाते हैं नीचे की तरफ, ताकि अच्छे से पानी पर्कोलेट हो सके। पानी में जितना हलचल रहेगा, वैसे इसीलिए तिलापिया को शुरुआत में चुनना बहुत जरूरी है, कि तिलापिया या सिल्वर कार्प, कुछ ऐसे फिशेज हैं, तिलापिया, सिंगी, ये सब फिशेज, मांगूर, ये सब फिशेज सरफेस पर आकर मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो ये थोड़े कम ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए भी एक अच्छा खासा खर्च आता है। आपको एरेटर सिस्टम लगाना होगा, मैनुअल एरेशन के लिए कंटिन्यूअस एक एरेटर्स उसमें घुमाने होते हैं, या फिर एयर बॉल्स डाल करके उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई करके पाइप से वो हवा में पानी में कंटिन्यूअस एक हलचल होती रहनी चाहिए, ताकि फिश को एरेशन मिल सके। फिश की एक्टिविटी के लिए कुछ वेजिटेशंस लगाए जाते हैं, कहीं-कहीं पे बैम्बू भी ग्रो किया जाता है, ताकि इन सब चीज़ों से फिश खूब एक्टिव रहे। जितना एक्टिव रहेगी फिश, उतना खाना खाएगी, उतना उसका अच्छा ग्रो होगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओवर फीडिंग नहीं करें। खाने को देने का एक निश्चित समय रखें। 1 हेक्टेयर में 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम खाना दिया जाता है, 2000 से 3000 मछलियों के लिए। तो ये एक जनरल फिश फीड के लिए यहाँ पे एक चार्ट मैंने दे दिया है, इससे आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हैं, कितना फूड टोटल फीड साइज किस-किस लेवल पे कितना ग्रोथ पर कैसा-कैसा फिश देना चाहिए, और ये चार्ट है स्पेसिफिकली फॉर तिलापिया फिश। तो इस तरह से आप कंपैरेटिव चार्ट कर सकते हैं। और ये एनवायरमेंटली रिस्पांसिबल एक्वाकल्चर के बारे में क्या-क्या चीजें हैं एनवायरमेंट में, जो बैडली या पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती हैं एक्वाकल्चर को। एक्वाकल्चर में ये या फिश कल्चर में 2-3 बातें बहुत ध्यान रखने की हैं, कि पानी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी में फीकल मैटर फिश के जो आते हैं, हालाँकि वो पानी को बहुत फर्टाइल बनाते हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूज़फुल है। इसीलिए रिसाइक्लिंग सिस्टम आ रहे हैं, सिस्टम भी अपना करके बहुत इंटीग्रेटेड फार्मिंग से और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बनाई जा सकती है। एनवायरमेंटल रिस्पांसिबल एक्वाकल्चर ऑपरेशंस पर आप ये थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए हैं। सो आई थिंक काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, बट आपको इम्पोर्टेंट फिश फार्मिंग के पॉइंट्स इसमें ज़रूर मिल गए होंगे। पॉइंट वाइज़ एक-एक करके आप देखने के लिए फिश के अच्छा एक पॉइंट जो और छूटा हुआ है, दैट इज़ द ट्रीटमेंट। डिजीज़ेज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा, कि डिजीज़ेज़ फिशेज़ में या डिजीज़ेज़ पर कहीं न कहीं आपको मिलेगा रिटन। डिजीज़ेज़ में फिशेज़ में यूजुअली एक बहुत कॉमन बीमारी आती है, बहुत ज़्यादा। ये भी एक अच्छी बात है कि फिशेज़ में बहुत मास स्केल पे डिजीज़ेज़ जल्दी नहीं आते हैं, और जितने आप
इसीलिए अगर पॉन्ड को आप डिवाइड कर सकें तो जो हम देख रहे थे पहले कि 5% नर्सरी, 20% ब्रीडिंग, 50% बायोमास ग्रोथ एंड 5% फॉर इन्वेंट्री। जो फिशेस बीमार पड़ रहे हैं या ग्रोथ सही नहीं हो रही है उनकी, अब वो जो 50% जो बायोमास ग्रोइंग बायोमास है उसको भी हम अगर पॉसिबल है तो छोटे-छोटे पॉन्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि एक साइज के फिशेस को एक जगह रखा जा सके तो अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिजीजेस के बारे में। डिजीजेस कुछ ड्रॉप्सी एक हो गया, आई बॉल इन्फेक्शन हो गया, गिल्स का इन्फेक्शन हो गया, फिश की बॉडी सरफेस पर कुछ सफेद धारियां हो जाती हैं। इनका समय-समय पर ट्रीटमेंट होना और बहुत टफ नहीं है। अगर समय से ध्यान दिया जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है इनका ट्रीटमेंट करना। बट पोटेशियम बहुत इनिशियल स्टेज में हो जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट या फिटकरी से ही इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अदरवाइज कुछ एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन, देन विटामिन सी, ये मेडिसिन से भी ट्रीट किया जा सकता है बीमारियों को। तो सो with this I think then the last but not the least is the logistics। ध्यान देना, ट्रांसपोर्ट, इसीलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने ये सारे पॉइंट्स आपको यू शुड गो थॉरोली थ्रू दीज पॉइंट्स। फिश को पॉइंट प्रेफरेबली ऐसी जगह बनाइए जहां से मार्केट नजदीक हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम पड़े। फिश सीड्स लाने में भी, फिश को मार्केट में बेचने में भी रिटेल मार्केटिंग कीजिए, D2C, डोर टू कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचिए, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। या होल सेल मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। तो दैट डिसाइड्स द प्रॉफिट लॉस एनालिसिस पर को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान देकर आप अपने बिजनेस को, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है अभी फिलहाल, धीरे धीरे हो सकता है ये टफ होता जाए, पर आज के दिन में फिश फार्मिंग पर बहुत सपोर्ट सिस्टम है, गवर्नमेंट का भी, बहुत सारी एजेंसीज हैं। डिटेल्स के लिए आप मेरे पिछले 2-3 वीडियोस एंटरप्रेन्योरशिप के देख सकते हैं। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस, and in the next video we will be coming back on our research methodology.